हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्नेहा सिंह। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स का 5th चैप्टर, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो बुक है हमारी, उसका 5th चैप्टर हमारा क्या था। पहले हमारा ये समकालीन दक्षिण एशिया था, बिकॉज नई बुक पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए हमें इसी बुक से पढ़ना होगा। सब टॉपिक्स मैं आपको एक्सटर्नली बता दूँगी। और हमारी इस बुक का, इस चैप्टर का नेम हो गया है साउथ एशिया एंड अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि दक्षिण एशिया समकालीन। उल्टा नेम चेंज हुआ है, बस इतना इसमें फ़र्क है। तो सबसे पहले आपको पता है कि पहले के 3 चैप्टर में हम यूरोपियन कंट्री या सुपर पावर के बारे में पढ़ रहे थे, बट नाउ इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे अपने देश के आस पड़ोस के देशों को, यानी कि साउथ एशिया के बारे में। When in 20th century इंडिया एंड पाकिस्तान मेक देयर ओन न्यूक्लियर बॉम्ब, आपको पता है, तो तभी ये दोनों देश पूरे विश्व की नज़रों में आए थे। इंडिया और पाकिस्तान की मेनली पॉलिटिक्स तब से शुरू हुई, और हम सब इस बात से परिचित हैं कि जो डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हुआ, तब से आज तक इन देशों में तकरार रही है। कई लोगों का ये मानना है कि अगर साउथ एशिया के कंट्री यूनाइट एक साथ हो जाएं तो ये जो है सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देश होंगे, यानी कि एक आप कह सकते हो थर्ड सुपर पावर एक हमारी फॉर्म होगी। इन दिस चैप्टर वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज साउथ एशिया। कुछ देशों के आपसी राजनीति, यानी कि हम इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। मैं इसके आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। मेनली हम इसमें 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे। व्हाट इज़ साउथ एशिया, यानी कि दक्षिण एशिया क्या है। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे नेपाल, शॉर्ट में पहले पढ़ेंगे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और हम मालदीव के बारे में। देन हम पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। उसके बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। देन हम पढ़ेंगे श्रीलंका में डेमोक्रेसी। सो नाउ वी स्टार्ट। हम सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, 4th चैप्टर हम पढ़ चुके हैं पॉलिटिक्स का, 3rd हमने कंप्लीट कर लिया, 2nd भी पढ़ लिया है, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, और जो 1st चैप्टर था हमारा कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइजमेंट, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसको भी ये वीडियोस समझ में नहीं आए हो, ये चैप्टर समझ नहीं आए हो, मेरी वीडियोस नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक कंबाइन करके जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक फ्लो टूटा रहेगा, वो ब्रेक हो जाएगा बीच में ही। इसलिए आप पहले 1st चैप्टर से उठा के देखें, देन यू कम इन 5th चैप्टर। सो नाउ वी स्टार्टेड। हमने सबसे पहले मैंने आपको ओवरव्यू दे चुकी हूँ। यहाँ देखिए, अब आप, हमें हेडिंग दी गई है क्या है, दक्षिण एशिया, कि व्हाट इज़ साउथ एशिया। अब आप बताइए, वी सॉ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता है काफ़ी तनावपूर्ण होता है। हम इधर से बोलते हैं अरे भाई हार जाएं पाकिस्तान वाले, हम जीत जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स फॉलो होते हैं और एक दूसरे के बीच में जो है एक तनावपूर्ण बात रहती है। लेकिन जब एक हम दूसरे के फैंस एक दूसरे देश में जाते हैं तो उनका आदर सत्कार बहुत अच्छे से किया जाता है। सो बाय दिस एग्जाम्पल हम एक बात तो समझ आती है ना कि दक्षिण एशिया एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव और शत्रुता, सद्भाव, बात समझिएगा कि सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा विश्वास और शंका एक साथ बसती है। ये हमेशा पूछा जाता है कि दक्षिण एशिया को कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो यहाँ आपका लिखा हुआ है कि जहाँ सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा और पारस्परिक शंका और विश्वास दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ बिलोंग करते हैं। साउथ एशिया में मोस्टली इन कंट्री में प्रमोट किया गया है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। वी नो आज तक आप साउथ एशिया में अफगानिस्तान और म्यांमार भी शामिल हो गए हैं, पहले नहीं थे, बट इन दिस चैप्टर वी स्टडी ओनली 7 साउथ एशियन कंट्रीज़। इसमें हम अफगानिस्तान और भाई मालदीव के बारे में नहीं पढ़ेंगे, म्यांमार के बारे में हम सिर्फ 5-7 कंट्री पढ़ेंगे। वो है हमारे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल एंड श्रीलंका। जो हमें 2 नहीं पढ़ने, लेकिन वो 2 हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में, लेकिन इसमें नहीं पढ़ाए गए। चीन, अब आप सोचोगे भैया चीन भी तो बाजू में है, चीन क्यों नहीं साउथ एशियन कंट्रीज़ में आता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, चीन जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ का हिस्सा नहीं माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। वो ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वो अपने आप को, हम कम डेवलप वाली कंट्री आप कह सकते हो, इनके साथ नहीं आता, चाहता नहीं, एडजस्ट करता है। दैट्स इट बिग रीज़न। तो मैं आपको पहले बताऊं इसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। स्टार्टिंग में नॉर्थ में हिमालय रीजन, वेस्ट में अरबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और एंडिंग में आप कहोगे साउथ में हिंद ओशियन।
ठीक है, वी डिस्कस इंडियन पॉलिटिक्स इन अवर सेकेंड बुक, ऑल द चैप्टर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंट, आप पढ़ोगे। इस चैप्टर में हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के बारे में जानने वाले हैं। मैं आपको पाकिस्तान का पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आफ्टर द कोल्ड वॉर द 2 डेमोक्रेटिक पार्टीज फॉर्म इन पाकिस्तान। शीत युद्ध के बाद 2 सरकारें बनी थी। फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इज़ बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में बनी थी एंड सेकेंड डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी हमारे नवाज शरीफ के नेतृत्व में। बट इन 1999 में जो पाकिस्तान में सैनिक थे उन्होंने यानी कि वहाँ पे कूप आ गए थे जिन्होंने तख्ता पलट कर दिया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कूप मीन्स तख्ता पलट यानी मिलिट्री शिप आ जाना। तो कूप कम नाउ मिलिट्री शिप इस्टेब्लिश्ड। इन 2008 दोबारा में डेमोक्रेसी आई और यहाँ लोकतांत्रिक शासन आ गया था। ऐसे ही नेपाल का एक ओवरव्यू है। नेपाल में क्या हुआ है, नेपाल 2006 में राजतंत्र था। लोगों के ये डर लगने लगा था कि सारी कार्यपालिकाएं की शक्तियां राजा अपने हाथों में ना ले ले। तो देन इन 2008 यानी 2 साल बाद यहाँ प्रजातंत्र से लोकतंत्र स्थापित हो गया था। भूटान का भी ऐसा ही एक मुद्दा था। वहाँ पे 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। वहाँ राजा के नेतृत्व में ही बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। और फिर क्या हुआ, मालदीव। इन मालदीव में 1986 में किंगशिप यानी सल्तनत हुआ करती थी। बट इन 1986 दे एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। 2005 में यहाँ बहुदलीय प्रणाली अपना ली गई, इट्स मीन मल्टी पार्टी सिस्टम। नाउ डेज आजकल MDP यानी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी का ही वहाँ हर मामले दबदबा है, यानी हर तरीके से वहाँ जो है MDP का राज है। इन 2018 में इलेक्शन हुआ और MDP वॉन इन इलेक्शन। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी जो है जीती थी। तो अब आप इससे समझोगे कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो लोकतांत्रिक रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि यहाँ के सभी देशों में यह मौजूद है कि यहाँ हर व्यक्ति हर धर्म समुदाय का इसका सम्मान करता है। ये बात हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले माना जाता था कि डेमोक्रेसी में धनी और पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं या डेवलप कंट्री हैं वहीं डेमोक्रेटिक पब्लिश हो सकती है यानी इस्टेब्लिश हो सकती है, वहीं डेमोक्रेसी पॉसिबल है। लेकिन साउथ एशिया कंट्री इसका डायरेक्टली अपोज करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो भाई हमारी इतनी हाई पर कैपिटा इनकम है, ना ही हमारी ज़्यादा पावरफुल है हम इतने ज़्यादा कंपेयरिंग टू USSR और USA। तो नाउ वी स्टडी अबाउट द पाकिस्तान मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी। यहाँ आप देख रहे हो अब हमारा डायरेक्टली पूरा पाकिस्तान का टॉपिक शुरू हो रहा है। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। संविधान के बनते ही देश में शासन की बागडोर हमारे जनरल अयूब खान ने संभाली थी, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने उनका विरोध करने लगे। इसका कारण ये था उन्होंने अपना पद छोड़ना पड़ा। ठीक है, लोगों ने जनरल अयूब खान को प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, विरोध किया उनका, और इसलिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। अब जो हमारे जनरल याहिया खान ने बागडोर संभाली थी। 1979 में पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के भी मध्य युद्ध हुआ, जिस पर परिणाम स्वरूप जो है पूर्वी पाकिस्तान टूट कर गिर गया और वह एक स्वतंत्र बांग्लादेश बन गया। तत्पश्चात क्या हुआ, पाकिस्तान में जो है जुल्फ़िकार अली की निर्वाचित सरकार का गठन हुआ। ये सरकार 1971 से 1977 तक ही रही। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। कुछ भी नाम आपसे कोई भी पॉइंट 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, सो आपको केयरफुली पढ़ना होगा सब। 1988 में पहली बार जो है हमारे बेनज़ीर भुट्टो जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आए, लोकतांत्रिक सरकार। नाउ देन पाकिस्तान हैव 2 डेमोक्रेटिक पार्टी, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक थी हमारी PAK यानी पाक पीपल्स पार्टी, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और एक दूसरी थी हमारी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग्स का पूरा बैकग्राउंड मैंने हिस्ट्री में दिया है, आप समझ सकते हो, और नहीं तो मैं एक फुल वीडियो जो है मुस्लिम लीग्स पे ही बना दूंगी, वो वीडियो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इन 1991 में जो है फिर सेना ने तख्ता पलट कर दी थी और हमारे नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री थे उन्हें पद से हटा दिया और हमारे मिलिट्री लीडर आ गए थे जिनका नाम था 2001 में आए थे परवेज़ मुशर्रफ। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, वो राष्ट्रपति भी बन गए थे। 2008 में जो है पाकिस्तान में भी एक लोकतंत्र के छाप दिखने लगे थे, वहाँ भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया।
पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना रहने के कारण क्या है वो मैं आपको चारों कारण आपको बता रही हूँ। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है परमानेंट सेटल नहीं हो पाई। तो पहला था सेना और धर्मगुरु और भूस्वामियों का दबदबा रहा वहाँ पे, मिलिट्रीशिप और आप कह सकते हैं इमामों का, और जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनका फोर्स और दबदबा आपको पता ही है वो रहा। और भारत पाकिस्तान विवाद तो शुरू ही से ही था, आपको पता है, जिसमें सेना जो समर्थक समूह अधिक मजबूत था और अक्सर यही मजबूत सेना जो है समूह दलील देता था कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। यही बात यानी कि आपस में ही उन लोगों के एक इंटर रिलेशन जो होता है वो ख़राब थे और डेमोक्रेसी में वही लोग गलत कह देते थे। लोकतंत्र पाकिस्तान में पूर्णतः तो सफल नहीं होया, लेकिन देश में लोकतंत्र का जज्बा जो है वो बहुत मजबूती के साथ कायम रहा। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई भी इंटरनल सपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला, जिस कारणवश मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाती है, यानी कि जिसमें मल्टी पार्टी कह रही हूँ मैं, मिलिट्रीशिप आ गई। क्योंकि इनका मेन मानना था कि हमें इंटरनल या इंटरनेशनल सपोर्ट हमें कुछ भी नहीं मिला, इंटरनल भी नहीं मिला, इंटरनेशनल भी नहीं मिला, जिस कारण से हमारी मिलिट्रीशिप आ गई। अब हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया और इनफैक्ट जितना हमारा 2020 सिलेबस की पॉलिटिक्स का है वो सारी ही चीज़ मैंने आपको इसमें क्लियर करी। नाउ अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में डेमोक्रेसी। 1947 में 1971 तक बांग्लादेश और पाकिस्तान का ही हिस्सा था, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। लेकिन अंग्रेज़ी शासन में बंगाल विभाजन के समय ये इलाका पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। ये लोग वेस्ट पाकिस्तान के अधीन यानी अंडर में रहने के खिलाफ, क्योंकि पश्चिमी जो थे वो इलाके, अब आप देख रहे हो कि पाकिस्तानी जो है यहाँ पे जो बांग्लादेश अब हम जिन्हें कहते हैं, लेकिन उन्हें पहले क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तानी। तो यानी पूर्वी पाकिस्तानी जो लोग थे वो पश्चिमी यानी कि हमारे जो वेस्टर्न पाकिस्तानी लोगों के अंडर में रहते थे और वो इनके अंडर में रहने के खिलाफ थे, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो है पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू भाषा, अपनी संस्कृति और अपना कल्चर थोप रहे थे, जो कि इन लोगों के अडॉप्ट करना नहीं चाहते थे। यानी कि जो अब बांग्लादेशी लोग हैं यानी पूर्वी पाकिस्तानी लोग ये चीज़ें अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे। इन्होंने जो है, इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा बंगाली और संस्कृत भाषा के साथ थे, तो ये अपनी भाषा के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसको प्रोटेस्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने लिए नियोजित क्षेत्र प्रतिनिधित्व की मांग भी उठाई। तो पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जनसंघर्ष का नेतृत्व किन्होंने किया, शेख मुजीबुर रहमान। यह आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि शेख मुजीबुर रहमान ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया। तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी आवामी लीग, इन्होंने बनाई 1970 के चुनाव में और पूर्वी पाकिस्तान में जीत हासिल की। शेख मुजीब ने जो है पार्टी अवामी लीग बनाई थी 1970 में। आवामी लीग पार्टी जीत भी गई, पूर्वी पाकिस्तान पर बहुमत हासिल कर ली, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था और उन लोगों ने इस पार्टी को डोमिनेंस बनाने से इनकार कर दिया और शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। नाउ अब क्या हुआ, जनरल याहिया खान के लोगों के बांग्लादेशी लोगों को स्वतंत्रता या डेमोक्रेटिक आंदोलन को कुचलने के लिए कोशिश, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। बांग्लादेशी पीपल्स माइग्रेट इन इंडिया एंड दिस पीपल आर कॉल्ड शरणार्थी। आप कहते हो यही लोग जो है बांग्लादेश के लोग वो इंडिया में आने लगे और इन्हीं लोगों को शरणार्थी कहा गया। आफ्टर दिस 1971 में वॉर हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वॉर का रिजल्ट क्या निकला, पाकिस्तान हार गया और फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंट्री, जो एक न्यू कंट्री का फॉर्मेशन हुआ एंड दैट कंट्रीज नेम इज़ बांग्लादेश। नई कंट्री वो बन गई यानी बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हुआ और उसका नाम बांग्लादेश पड़ गया। नाउ बांग्लादेश ने अपना क्या किया, उन्होंने अपना संविधान बनाया, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और समाजवादी राष्ट्र घोषित हो गया। शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में लिखवाया था कि संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षता प्रणाली की जगह मिले। उन्होंने अपनी पार्टी आवामी लीग को अन्य पार्टियों को समाप्त कर दिया, जिसके कारण लोगों को तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। अब 1975 में लोगों ने उन्हीं के खिलाफ बगावत कर दी
और उसी बगावत में शेख मुजीबुर्रहमान जो थे वो सेना के हाथों से मारे गए। नाउ मिलिट्रीशिप कम इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी आप देख रहे हो मिलिट्रीशिप आ गई। यहाँ साफ साफ मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिखा हुआ है शेख मुजीबुर्रहमान जो है मारे गए और उसके बाद जो है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल एम इरशाद आ गए। तो शेख मुजीबुर्रहमान जब मारे गए तो मिलिट्रीशिप आई। ज़िया उर रहमान ने अपनी BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई इन 1979 में। ही वॉन द इलेक्शन। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल MH इरशाद ने मारा, ठीक है, और MH इरशाद बांग्लादेश की बागडोर संभाली। ही बिकम अ प्रेसिडेंट फॉर 5 years और ही लेफ्ट पॉलिटिक्स इन 1990 में उन्होंने राजनीति छोड़ दी और 1991 में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई और तब वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम आया लाइक इंडिया, जैसे इंडिया में है। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल की राजतंत्र और लोकतंत्र। यहाँ आपको पता है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मामला था। राजतंत्र यानी किंगशिप और डेमोक्रेसी दोनों एक साथ थी, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेपाल में यहाँ देखिए आप, नेपाल में अतीत से ही राजतंत्र रहा है, हमें पता है। ये एक हिंदू राज्य रहा। यहाँ किंग एक फॉर्मल हेड था, आपको पता होना चाहिए, और उसके हाथों से ही यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन भी चला रहा था, वही कॉन्स्टिट्यूशन का रूलर था। डेमोक्रेसी थी तो, पर किंग वॉज द हेड और सब उसके अंडर कंट्रोल होता था, ठीक है। 1990 में किंग लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लेता है, किंतु लोकतंत्र पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता और हार जाता है। और 1990 में लोगों ने एक नई फॉर्मेशन आती है, माओवादी नेपाल, ठीक है, माओवादी पार्टी। ये लोग अपनी डिमांड्स अपनी ज़बरदस्ती मनवाते हैं। माओवादी लोग कौन थे आपको पता होना चाहिए। ये जो है हिंसा को फॉलो करते थे और ये आप मानो ना मानो ये आपको ज़बरदस्ती मार पीट के मनवा ही देंगे अपनी बात। और ये जो है मेनली गोली चलाकर मार पीट कर ज़बरदस्ती वाले लोग होते थे। अब आप देखोगे यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है त्रिकोणीय संघर्ष, यानी कि ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट इन नेपाल। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए ये हमारा एक ट्रायंगुलर ले लीजिए, तो इसमें आपका ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा। एक तरफ तो भैया हमारा किंग होगा हेड, दूसरी तरफ होंगे हमारी डेमोक्रेटिक पीपल जो लोकतंत्र चाहते हैं DP, और तीसरे होंगे हमारे मेनली माओवादी जो हिंसा से मनवा रहे हैं। 3 कॉन्फ्लिक्ट आ गए, ये तीनों के बीच लड़ाई होने लगी। अब परिणाम स्वरूप क्या निकला, राजा ने 2002 में, कितने में, 2002 में हमारी डेमोक्रेसी छीन ली और संसद को भंग कर दिया और लोकतंत्र जो था वो पूरी तरह से हटा दिया, यानी फुल मोनार्की। 2006 में लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी फ्रीडम लाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया और 2002 में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड री अगेन हो गई और 7 पार्टी अलाइंस के गठबंधन से, यानी 7 पार्टी अलाइंस पर इसका संविधान नहीं बन पाता है। अब आपको पता है इस गठबंधन से हमारी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई, पर आपको कि आज तक नेपाल का खुद का कोई संविधान ऐसा नहीं बना है। नॉर्मल मोनार्की यानी कि राजा का पद को कायम रखना। अब कुछ लोग हमारे 2 लोग सामने आए। 2 लोग कौन थे, कुछ कहते थे कि भैया नॉर्मल मोनार्की होनी चाहिए, यानी कि राजा का पद कायम रखो, उसको थोड़ी सी पावर दे दो, मेनली तुम डेमोक्रेसी चलाओ पर राजा को भी यार थोड़ी सी पावर दो। कुछ लोग थे माओवादी चाहते थे कि हम मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना, यानी कि गरीबों की मदद करेंगे, अमीरों को लूट कर चाहे अमीरों को मारकर। कुछ लोगों का मानना था कि भारत और नेपाल के मध्य संबंधों से चिंतित थे, तो उन्होंने फाइनली 2008 में राजतंत्र खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। इन 2015 नेपाल मेक अवर ओन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉलो इट। उन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको फॉलो किया। देन अब हम देखेंगे हमारा श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का भी बहुत कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। इन श्रीलंका नो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू कूप्स और अ मोनार्की, ये आपको समझ लेना है। इन दिस दे हैव ओनली अ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 ग्रुप्स, सिंगली एंड तमिलियंस। श्रीलंका में सिंगली लोगों का मानना था कि ये उनका देश है, तमिल कोई अधिकार नहीं है, ये एक शरणार्थी हैं, ये यहाँ के रहने लग गए हैं, इनका रियल देश जो है, रियल कंट्री वो है भारत है, इन्हें इंडिया जाना चाहिए।
तमिलियंस का मानना था, तमिल लोगों का इसका मतलब प्रखर विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा इलाका क्यों नहीं है। तो 1983 में तमिल पीपल फॉर्म अ पार्टी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलियंस, यानी इल्ले। इसको इल्लम को, इसे आप शॉर्ट में लिट्टे भी बोलते हो। उन्होंने लिट्टे फॉर्म की। लिट्टे यानी एल से लिबरेशन, टी से टाइग्रेस और ऑफ तमिल इल्लम, ठीक है। तो यह सिंगली लोगों को लगातार संघर्ष कर रही थी। यह एक अलग तमिल राष्ट्र की मांग कर रहे थे। मेनली जो है तमिल लोगों का कहना था कि भैया हमारा एक नया राष्ट्र बनाओ। जैसे कि आपको पता है पंजाब में भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आया था जिसमें उन्होंने खालिस्तान की मांग की थी। तो इन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के मामले में खुलकर शामिल हुई। तो भारत ने श्रीलंका और तमिलों के बीच संबंधों में भारत ने वहाँ पर एक शांति सेना भेजी कि भाई लड़ो मत। तो इंडिया ने वहाँ पे शांति सेना भेजी, किंतु वहाँ के लोगों को लगा कि भारत उनके निजी मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। इस कारणवश भारत ने अपनी शांति सेना दोबारा बुला दी थी। कब बुलाई थी? 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना वापस इंडिया में बुला ली थी, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना था कि ये तो भैया सपोर्ट कर रही है लोगों का और हमें हमारा विरोध कर रही है, हमें आपसी लड़ाई कर रही है। अब कुछ लोगों को जो है इसी में एक चीज़ आती है कि जो तमिल के लोग हैं एक अलग देश की मांग कर रहे थे, जिसका नाम उन्होंने डाला था तमिल इल्लम। या आपको याद रखना पड़ेगा, तमिल इल्लम देश की वो मांग कर रहे थे। श्रीलंका में गृह युद्ध चलता रहा, पर इस बीच इनकी इकनॉमी नहीं लड़खड़ाई। सबसे मेजर पॉइंट ये है, और ये हमेशा एग्जाम में पूछते हैं कि भाई इनका इतना बड़ा युद्ध हुआ, गृह युद्ध चला, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे इतने बीच में, तब भी इनकी इकनॉमी क्यों नहीं लड़खड़ाई। इनका जीडीपी रेट हाई था, इनका पर कैपिटा इनकम हाई था। तो इनकी इनकम जो इकनॉमी है वो नहीं लड़खड़ाई, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ। दे कंट्रोल आवर पॉपुलेशन, हाई जीडीपी था इनका, पर कैपिटा इनकम इनकी अच्छी थी। और 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया, आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ ख़त्म हो गई एंड देन यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई। सो नाउ वी डिस्कस दी भारत पाकिस्तान संघर्ष, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैंने जब स्टार्ट चैप्टर किया था तभी आपको बताया था कि भारत और पाकिस्तान में संघर्ष तब से चल रहा है जब से ये दोनों का इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था। तो अभी तक हमने आंतरिक लोकतांत्रिक व राजनीतिक संबंधों को पढ़ा, किंतु अब हम इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम जानते हैं कि भारत इन सभी देशों के माध्यम से सभी में इसका गहरा संबंध कितना है। तो अब हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत और पाकिस्तान के जो हमारे मध्य संबंध है पहले से ही तनावपूर्ण संघर्षात्मक रहे हैं। आफ्टर द डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ वांट टू टेक अप POK, पाकिस्तान वांट टू टेक कश्मीर एंड इंडिया ऑल्सो। सो दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इन 1947 और 48 में वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। 1965 में भी एक वॉर हुई थी, बोथ एंड इन द एंड ऑफ रिजल्ट वॉर पाकिस्तान टेक POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर उसने ले लिया, एंड इंडिया टेक जम्मू कश्मीर, भारत ने जम्मू कश्मीर ले लिया। इन 1971 अगेन वॉर बिटवीन बोथ ऑफ अस, इंडिया वॉन विद पाकिस्तान, और इसी से बट दिस कॉन्फ्लिक्ट नॉट एंड। इंडिया जब जीता था तो उसने बांग्लादेश का फॉर्मेशन किया। दोनों ही देशों ने 1990 के दशक में परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए थे, ये स्टार्टिंग में ही हम पढ़ चुके हैं। 1998 में इंडिया डू अवर न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण, और इसी से फिर पाकिस्तान ने भी बनाई, तो उन्होंने भी अपनी टेस्ट की न्यूक्लियर, और उन्होंने कहा कि शखई। तो ये दोनों जगहें याद रखनी है कि इंडिया ने पोखरण में टेस्ट किया था और पाकिस्तान ने शखई में टेस्ट किया था। तो दोनों ही देशों के बीच आरोप और प्रत्यारोप यानी वाद विवाद डिबेट्स चलते रहते थे। भारत सरकार द्वारा लगाए गए आरोप, अब हमें ये पढ़ना है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान चोरी चुपचाप के ढंग से हिंसा की रणनीति रखता है। दूसरा था आरोप कि पाकिस्तान कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार व सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, भारत सरकार का मानना था कि 1985 से 1995 में खालिस्तान की मांग करने वाले उग्रवादियों को भी हथियार व सुरक्षा पाकिस्तान ने ही प्राप्त करवाई थी। पाकिस्तान के मुखिया एजेंसी यानी कि IST इंटर सर्विस एजेंसी
द्वारा नेपाल और बांग्लादेश में गुप्त ठिकानों द्वारा भारत पर आतंकवादी हमले भी पाकिस्तान कराता है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया। अब हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान भारत से क्या आरोप लगाता है। भारत की भारतीय खुफिया एजेंसी सिंध एवं कहाँ, हमारे सिंध एवं बलूचिस्तान में दंगा भड़काते हैं। ये आरोप किसका है, हमारा पाकिस्तान का है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जल बंटवारे पर भी तनाव कायम था। 1968 में पता है आपको, सिंधु घाटी नदी के जल पे, यानी कि हमारी फिर 1960 में हमारी वर्ल्ड बैंक ने साइन करवाई थी ट्रिटी। वर्ल्ड बैंक बीच में आई इंडिया और पाकिस्तान की, और उन्होंने एक ट्रिटी साइन कराई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इट्स कॉल्ड अ सिंधु जल संधि जो हुई थी हमारी। यानी कि कितनी भी इसमें था कि कितनी भी देशों में हम दोनों में लड़ाई हो जाए पर कोई भी किसी नदी के जल के प्रवाह को नहीं रोकेगा। सीमा रेखा को लेकर विवाद हुए हैं दोनों में कि कच्छ इलाके से संबंधित, क्योंकि ये दोनों ही आपको पता है रिसोर्सेबल एरिया हैं। तो जब डिवीज़न हुआ था तो इंडिया और पाकिस्तान में बहुत है कि बहस छिड़ी है। ऐसे ही विवाद अभी तक नहीं सुलझे हैं, इन पर आज भी बहस और बातचीत होती है। इंडिया एंड दिस नेबरिंग कंट्रीज़। अब हम पढ़ेंगे, हमने पाकिस्तान के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि भारत और अन्य देशों के साथ हमारे क्या संबंध। बांग्लादेश के साथ हम अपने रिलेशन सबसे पहले पढ़ेंगे कि बांग्लादेश में मतभेद और सहयोग क्या क्या है। तो पहले हम जानते हैं बांग्लादेश के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं। बांग्लादेश और भारत के मध्य गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल से हिस्सेदारी पर विवाद है। बांग्लादेश में आने वाले जो आप्रवासी हैं, ये भारत के लगाए गए आरोप हैं कि बांग्लादेश से आने वाले आप्रवासी अवैध रूप से विदाउट एनी टेकिंग वीज़ा भारत में प्रवेश लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है हमारा बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, इस बात से प्रखर कहते हैं ना कि बिल्कुल मना कर रहा है कि नहीं, हमारे कोई भी शरणार्थी आपके देश में नहीं घुसते हैं, आप्रवासी विदाउट एनी वीज़ा अवैध रूप से। लेकिन ये रियलिटी है। भारत विरोध इस्लामी कट्टरपंथी जमातों का समर्थन प्रदान करता है, ये भारत का आरोप है। और भारत आरोप लगाता है कि जब हमारे देश में सैनिक और नॉर्थ ईस्ट इलाके में भेजे जाने थे तो बांग्लादेश ने अपनी बाउंड्री एरिया से जाने को मना कर दिया था। जब भारत और प्राकृतिक गैस म्यांमार तक और अन्य देशों तक निर्यात करनी थी तब भी बांग्लादेश से ही वह होके जानी थी पाइपलाइंस, तो उसको भी ले जाने के लिए बांग्लादेश ने मना कर दिया था। इसमें भी बांग्लादेश ने हमें कोऑपरेट नहीं करा था। अब हम जानेंगे कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन बांग्लादेश भी तो कुछ मानता होगा भारत से। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत अपने अधिक क्षेत्रफल की वजह से दादागिरी दिखाता है, यानी डोमिनेंस दिखाता है। बांग्लादेश का ये भी मानना है कि भारत सरकार जो है चटगांव पर्वतीय क्षेत्र का विरोध कर रहा है। अब इतनी भैया कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो कुछ सहयोग भी तो होंगे, संधियाँ। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हमारे सहयोग कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो नाउ सिंस लास्ट 10 ईयर्स से हमारी इकोनॉमिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश में लुई ईस्ट जो है 2014 में एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा, इस नीति में म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया में संपर्क की बात है। आपदा प्रबंधन में पर्यावरण में मामले में दोनों ही देशों का सहयोग है। कुछ साझे खतरे जैसे कि टेररिस्ट अटैक पर भी दोनों कंट्रीज़ आपस में बैठकर सहयोग करते हैं। तो ये हमारे दोनों ही देशों में अच्छे रिलेशनशिप्स पाए गए हैं। तो हमने अपना इतना पढ़ लिया। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, यानी रिलेशन विद नेपाल। आपको पता है भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं, ये तो बच्चा बच्चा बता देता है कि नेपाल भारत का बहुत ही अच्छा संबंध, बेहद खास मित्रात्मक संबंध रह चुका है। भारत और नेपाल में बेहद खास और अच्छे रिलेशन है। दोनों देशों के मध्य एक संधि हुई थी, ये भी आपको पता है, जिसमें बिना पासपोर्ट के दोनों एक दूसरे में आ जा सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में भारत और नेपाल में भी तर्क वितर्क होते हैं। पहला है वह मामला, भारत कहता है कि नेपाल का आरोप है भारत से कि भारत जो है उनके व्यापारिक समझौतों पर साथ नहीं देता। नेपाल और चीन की दोस्ती देख भारत को अच्छा नहीं लगता। ये भी आपको पता है कि भाई दोस्त अगर मेरा दोस्त मेरे दुश्मन से जाके बात करेगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्त का दोस्त होता है, दुश्मन का दोस्त किसी को नहीं पसंद आएगा। तो नेपाल और चीन की दोस्ती देख भारत को अच्छा नहीं लगता था। अगर कोई देश भारत का विरोध कर रहा है तो नेपाल चुप रहता है, उसके खिलाफ नहीं बोलता। इस बात से भी भारत ने अपनी आपत्ति जताई थी। नेपाल की माओवादी लोग आप जानते हैं नेपाल में हैं और वो भारत की सुरक्षा को भंग कर रहे हैं।
ये बात आरोप लगाया है भारत ने कि जिस कारण से बिहार और आंध्र प्रदेश में आप देखोगे नक्सलवादी बढ़ रहे हैं और हिंसा फैल रही है। तो नेपाल का क्या मानना है, नेपाल के साथ हमारे ये सब हमारे कॉन्फ्लिक्ट से करा है। नेपाल भी कहता है कि भारत अपनी डोमिनेंसी दिखा रहा है। भारत अपनी दादागिरी दिखाता है क्योंकि भारत अपने निजी मामलों में हस्तक्षेप करता है। नेपाल का आरोप है कि भारत उनकी पवन बिजली जो है पर बनाने में नजरें गड़ा रहा है। इनके आपसी सहयोग भी बहुत है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इनका आपसी सहयोग संधि साइन हो रखी है कि विदाउट पासपोर्ट दोनों एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। व्यापार के सहयोग में भी दोनों में सहयोग है। वैज्ञानिक सहयोग है, साझे प्राकृतिक संसाधन बिजली उत्पादन में सहयोग है, इलेक्ट्रिसिटी में है, वाटर में भी है, जल प्रबंधन ग्रिड में भी, इस मसलों में भी इन दोनों के सहयोग है। और नेपाल में लोकतंत्र के तहत दोनों देशों में अच्छे संबंध बने हुए हैं। सो नाउ वी स्टडी अवर लास्ट रिलेशन यानी रिलेशन विद श्रीलंका। आपको पता है 1987 में श्रीलंका में तमिल सिंधी विरोध चल रहा था, हमने अभी पढ़ा। तब भारत ने शांति सेना, यहाँ आप देख रहे हो, भारत ने जो है हमारी शांति सेना बनाई थी और भेजी थी जिसने दोनों देशों पे मनमुटाव पैदा हुए थे तब। लेकिन जब वहाँ के श्रीलंका के लोगों ने इसका विरोध किया तो भारत ने अपनी शांति सेना वापस बुला ली थी। श्रीलंका में भारत सरकार ने श्रीलंका को मध्य मुक्त व्यापार के माध्यम से संबंध मजबूत हुए। और श्रीलंका में आपको पता है सुनामी के बाद भी भारत के लोगों ने आर्थिक सहयोग मिलने से संबंधों में मजबूती आई थी। रिलेशन विद भूटान, हमें पता है भारत और भूटान के मध्य भी बहुत गहरे संबंध है। इनमें मध्य कोई बड़ा झगड़ा या विवाद नहीं है ऐसा। भूटान अपने इलाकों में उग्रवादियों गुरिल्लों की मार भगाया और इससे भारत में पूर्वोत्तर इलाकों में बहुत सहयोग मिला था। भारत भूटान में जो है पवन बिजली का भारत का सहयोग है। भूटान की जो पहाड़ी इलाके हैं इस इलाकों में विकास पर भी भारत ने बहुत जोर दिया है, तो इससे भी इनके रिलेशन अच्छे हैं। अब आपको मैं एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बताऊंगी, दैट वाज हमारा शांति 1989 में जो है श्रीलंका तमिल अटैक इन मालदीव ने भारत की मदद मांगी थी, तो भारत ने उसकी आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में मदद की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, शांति और सहयोग। आपको पता है चैप्टर बहुत लेंथी हो रहा है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। तो लास्ट टॉपिक आप देख रहे हो शांति और सहयोग। तो इसमें हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में, साउथ एशियन जो हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुआ है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल ऑक्यूपेशन। सार्क आपकी फॉर्म हुई थी 1985 में, ये हमें पता होना चाहिए। ये इस्टेब्लिश हो गई थी, इसमें इन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इनमें कई सदस्य जो थे देशों ने सन 2002 में यानी कि 2002 में साफ्ता यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। किसमें? सार्क में, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते, ठीक है। साफ्ता 2004 में हस्ताक्षर हुए और जनवरी 2006 में लागू हो गया। सार्क जो है एम ऑफ साफ्ता, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य था कि आपसी व्यापार पे लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए। कुछ साफ्ता के छोटे देशों का मानना था कि भारत और उनके जो लोकल मार्केट्स हैं उन पर कब्जा हटा दिया जाए और मतलब फ्री ट्रेड कर दिया जाए, और देश में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो वो बेच सकते हैं। भारत के लोगों का मानना था कि साफ्ता के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो ना भी हो तो हमने भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार हमारा होता है, बायलैटरल ट्रेड, वो समझौता तो हम साइन कर ही चुके हैं। अगर भाई साफ्ता नहीं भी हुआ तो भी हमें उसमें कोई घाटा नहीं है, हम इजीली हर काम कर सकते हैं। एट लास्ट हम पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, थोड़ा सा समझेंगे कि दोनों देशों में आपको पता है तनाव को कम कर शांति का प्रयास किया जा रहा है। दोनों देशों में नेताओं ने अपने दूसरे बेहतर समझने के लिए सम्मेलनों में भी भेंट करते हैं। पिछले 5 साल से दौरान आपको पता है पंजाब के हिस्से में पाकिस्तान और बस मार्ग खुल गए थे। कब खोले गए, किसने करा था ये काम, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और पासपोर्ट वीज़ा इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं पाकिस्तान जाने के लिए। चाइना और यूएसए ने भी दक्षिण भारत की राजनीति में अहम भूमिका भाई निभाते हैं।
अगर दक्षिण एशिया, अब लास्ट ये जो पूरा चैप्टर है ये एक ही बात पे एंड हो रहा है कि अगर दक्षिण एशिया गुट के रूप में उभरे जिसमें सांस्कृतिक गुणधर्म और व्यापारिक हित शामिल होते हैं, ये सबको टक्कर दे सकता है। यानी कि अगर सब में यूनाइटी आ जाए, सबके ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये ख़त्म हो जाएं, सिर्फ सहयोग रहे, तो ये हमारा थर्ड सुपर पावर फॉर्म कर सकता है। इतना इसमें दम है। सो चैप्टर इज एंड। अगर आप इसके नोट्स मेरी नीचे जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी भी है, उस पर आपको मिल जाएंगे। और हमारे जो हम सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी नीचे गिवन है। इनफैक्ट जो ये वीडियो है बहुत लेंदी हो गई है, बच्चे बोर हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते। नाउ फ्रेश योर माइंड एंड थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एग्ज़ाम्स। तैयारी हमें हार्ड करनी है एंड थैंक यू सो मच।